अब हमारा अगला ग्रुप ऑफ सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 46 टू 50, जो बात करता है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। जो पार्टीज होते हैं केस में, उनके कैरेक्टर किस हद तक केस में रेलेवेंट माने जाते हैं। पहला है सेक्शन 46 जो बात करता है सिविल केसेस की। कोई सिविल केस चल रहा है, उसमें अगर किसी पर्सन का कैरेक्टर असासिनेशन आप कर रहे हो, किसी का कैरेक्टर कोर्ट में रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ सिविल केसेस की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी केस चल रहा है, जो बी पे एक्यूजेशन है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। तो ए ने अगर बी के कैरेक्टर के अगेंस्ट एविडेंसेस प्रोड्यूस किए कोर्ट में कि ए का कैरेक्टर कैसा है, ये बिल्कुल भी ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, तो कोर्ट सुनेगी नहीं, ये रेलेवेंट नहीं होगा कोर्ट में, क्योंकि सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता। ए को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर केस डिफमेशन का हो, सिविल केस डिफमेशन का है, तो उसमें कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा। अब सेक्शन 47 बात करता है क्रिमिनल केसेस की। क्या क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड का गुड बिहेवियर रेलेवेंट माना जाएगा? कोर्ट क्या कंसिडर करेगी कि जो अक्यूज्ड है उसका जो पास्ट बिहेवियर है, पास्ट कंडक्ट है, वो रेपुटेशन है, वो अच्छी है, तो क्या कोर्ट उसको रेलेवेंट मानेगी? तो यस। फॉर एग्जाम्पल ए पे एक्यूजेशन है कि वो जो जहाँ काम करता है एम्प्लॉयर के पास, उसने थेफ्ट कमिट किया है, लेकिन ए एम्प्लॉयर के साथ 30 साल से काम कर रहा है, तो कोर्ट देखेगी उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका रेपुटेशन क्या था उस कंपनी में, उसका कंडक्ट क्या था। तो अगर उसका रेपुटेशन ऐसा है कि ये बहुत ही हम्बल ऑनेस्ट पर्सन है, इसने कभी कुछ गलत काम नहीं करे हैं, तो ये हो गया गुड कैरेक्टर, तो ये कोर्ट कंसिडर करेगी। हाँ, लेकिन इसके बेसिस पर कोर्ट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेगी, कन्विक्शन भी नहीं करेगी या फिर एक्विटल भी नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट इसका पास्ट रिकॉर्ड यानी पास्ट जो उसका इमेज है वो कंसिडर करेगी केस डिसाइड करने के लिए। इसी के बेसिस पर गिल्ट डिसाइड होगा, रीजनेबल सस्पिशन क्रिएट होगा, या फिर कम सजा भी हो सकती है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफेंडर है। तो सेक्शन 47 सिर्फ क्रिमिनल केसेस की बात करता है और उसमें भी गुड कैरेक्टर की बात करता है, बैड कैरेक्टर की बात 47 नहीं करता। तो सेक्शन 48 सिंपली यही बात करता है कि अगर ट्रायल भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 टू 71 एंड 74 टू 78 का चल रहा है, तो जो विक्टिम है, विक्टिम का कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट होगा। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस है 64 टू 71 एंड 74 टू 78 जो बात करते हैं रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस की, तो कोर्ट के सामने अगर इनकी ट्रायल चल रही है, तो इसमें विक्टिम का जो कैरेक्टर है, चाहे वो गुड हो बैड हो, ये रेलेवेंट नहीं होगा, ये इमटेरियल होगा। तो विक्टिम का अगर आप पास्ट कैरेक्टर लाते हो या फिर उसका कंडक्ट लाते हो, उसके कितने रिलेशनशिप्स थे, वो सेक्सुअली एक्टिव थी कि नहीं, चाहे वो कोई सेक्स वर्कर भी हो, उसकी कंसेंट बहुत ज़रूरी होती है। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि उसका कंडक्ट क्या था, उसका कैरेक्टर क्या था, तो ये सब नॉट रेलेवेंट होगा, ये इमटेरियल होगा। कोर्ट के सामने सिर्फ एक क्वेश्चन होगा कि कंसेंट थी कि नहीं, कोर्ट सिर्फ यही देखेगी। अगर कंसेंट थी भी तो उसकी क्वालिटी क्या थी, क्या वो कंसेंट कोर्जन में लिया था, फियर में लिया था या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया था, किस टाइप का कंसेंट था, ये कोर्ट देखेगी, ना ही उसका कैरेक्टर। अब सेक्शन 49 बात करता है क्रिमिनल केसेस की, क्रिमिनल केसेस में बैड कैरेक्टर की। 47 बात करता था गुड कैरेक्टर की क्रिमिनल केसेस में, और 49 बात करता है बैड कैरेक्टर की। तो गुड कैरेक्टर तो रेलेवेंट माना गया था, लेकिन जो बैड कैरेक्टर है वो क्रिमिनल केसेस में नॉट रेलेवेंट है। इसके दो एक्सेप्शंस है। फर्स्ट है कि अगर कैरेक्टर खुद ही एक फैक्ट इन इशू है, यानी कैरेक्टर पे ही सवाल है, कैरेक्टर ही मैटर इन क्वेश्चन है, तो उसका जो बैड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट माना जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन है कि उसको प्रीवियस कन्विक्शन भी हुआ है, यानी वो सेकंड ऑफेंडर हो गया, तो सेकंड ऑफेंडर की पनिशमेंट एनहांस्ड होती है, तो ये पर्सन पहले भी कन्विक्ट हुआ था, तो इसका जो बैड कैरेक्टर है ये कोर्ट में रेलेवेंट माना जाएगा। लेकिन उसका और एक एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल ए ने थेफ्ट कमिट किया है, तो प्रोसिक्यूशन को कोई राइट नहीं है कि वो उसका बैड कैरेक्टर एविडेंस ले आए। उसका बैड कैरेक्टर का एविडेंस कोर्ट में अगर वो प्रोड्यूस करता है तो कोर्ट नॉट रेलेवेंट बोलेगी, क्योंकि बैड कैरेक्टर है क्रिमिनल केसेस में नॉट रेलेवेंट होता है। लेकिन ए क्या करता है, खुद ही जाके कोर्ट में बोलता है कि नहीं, मैंने आज तक किसी से कोई एक पैसा तक नहीं लिया, मैं चोरी कैसे करूंगा, मैं तो बहुत ऑनेस्ट पर्सन हूँ, हम्बल पर्सन हूँ। ये खुद ही अपने गुड कैरेक्टर को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोसिक्यूशन क्या कर सकती है, फिर प्रोसिक्यूशन के पास राइट आता है कि वो उसका बैड कैरेक्टर एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है। वो बोल सकती है कि नहीं, ए झूठ बोल रहा है, ए हम्बल नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है, इसने बहुत सारे लोगों के पैसे लिए हैं और ये थेफ्ट भी उसने पहले भी कमिट किया था, तब इसका बैड कैरेक्टर रेलेवेंट होगा। अब हमारा लास्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 50, जो बात करता है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। जनरल रूल क्या कहता है सिविल केसेस में, जो सेक्शन 46 क्या कहता था, सिविल केसेस में नॉर्मली कैरेक्टर तो रेलेवेंट नहीं होता, ये जनरल रूल है। लेकिन सेक्शन 50 क्या कहता है, मैटर हो
कि कोर्ट को डिसाइड करना है कि इसको डैमेजेस कितने पे करने हैं, तो उस केस में उसका कैरेक्टर रेलेवेंट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने डिफॉर्मेशन का सूट फाइल किया है बी पे। ए पूरी कंट्री में एक रेप्यूटेड पर्सन है, तो उसका अगर डिफॉर्मेशन बी ने किया है तो उसको जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू एनी कॉमन पर्सन जिसको कोई नहीं जानता। ए का रेपुटेशन बहुत बड़ा है, तो ए को ज़्यादा डिफॉर्मेशन में ज़्यादा कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तब ए का जो रेपुटेशन है, ए का जो कैरेक्टर है, वो रेलेवेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 50 के साथ हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।